Hello my friends, I'm back again with a new video in a series of class 10th. This is the third video for control and coordination in which I have been describing the complex process of reflex arc. Please do watch the full video and do not skip. Thank you. Hello my friends. Now this is the third class of our new chapter control and coordination, and we are going to start our new topic reflex action. हम लोग अपना न्यू टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके चलिए शुरू करते हैं. Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. We say I jumped out of the way of the bus reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly, or I was so hungry my mouth started watering reflexly. देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, रिफ्लेक्स. यहाँ भी यूज़ किया गया है रिफ्लेक्सली, यहाँ भी यूज़ किया गया रिफ्लेक्सली, और यहाँ भी यूज़ किया गया रिफ्लेक्सली. ये वर्ड आपके इस टॉपिक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. रिफ्लेक्स वर्ड हम लोग जनरली कब यूज़ करते हैं? हम लोग जनरली रिफ्लेक्स वर्ड किसी तुरंत रिएक्शन के लिए, किसी सडन रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं. वो सडन रिएक्शन आता कहाँ से है? वो सडन रिएक्शन हमारे इन्वायरमेंट में अगर कुछ होता है, कोई एक्शन होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो रिएक्शन दिया जाता है. समथिंग इन द इन्वायरमेंट में कोई एक्शन हुआ, उसके रिस्पॉन्स में अगर कोई रिएक्शन दिया गया तुरंत, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ. लुक एट दिस. जैसे ही ये एक डॉक्टर है, जब न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन अपने पेशेंट को चेक करते हैं, तो इस पोजीशन पे हैमर करते हैं. जैसे ही ये हैमर करते हैं, यहाँ पे ये लेग पहले इस पोजीशन पे था, और जैसे यहाँ पे हैमर करते हैं ये लेग इस पोजीशन पे आ जाता है. ये बच्चा बेचारा सोच भी नहीं पाता है कि ये लेग अचानक से ऊपर कैसे आया, लेकिन ये डॉक्टर साहब को पता है कि ये लेग अचानक ऊपर से ऊपर की ओर मूव क्यों किया. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ नर्व्स होते हैं. उन नर्व्स पे जैसे ही हिट किया जाता है, तो ये लेग रिफ्लेक्सली एक्शन करता है. ओके. अब ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक और एग्जांपल देता हूँ. ये देखो, ये है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जाम्पल. ये है एक कांटेदार पेड़. जैसे इसके ऊपर उंगली पड़ती है, तो ये हाथ हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ चला आता है. या फिर अगर यहाँ पे कोई गर्म वस्तु हो, गर्म तवा हो, कोई फ्लेम हो, और उसके ऊपर हमारा हाथ लग जाए गलती से, तो ये हाथ तुरंत रिफ्लेक्सली सडनली उठ जाता है यहाँ से, ताकि यहाँ से वो चुभन या फिर अगर फ्लेम हो तो वो बर्न ना हो. तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग रिफ्लेक्स वर्ड का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली. ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा बस के पास, जिससे जो लड़का या लड़की बस में बैठी हुई है वहाँ से रिफ्लेक्सली जंप कर रही हो सकता है बस में कुछ देख लिया हो, या फिर हो सकता है उसको जिस स्टॉप पे उतरना हो वहाँ पे वो उतरना भूल गई हो, इसीलिए जैसे ही बस रुकी वैसे ही वो जंप कर गई या फिर कर गया. या फिर आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली. देखिए फ्लेम है ना, फ्लेम पे जैसे ही किसी इंसान का हाथ पड़ता है, वैसे ही वो उससे दूर भागता है अपना हाथ को लेकर, है ना. वो भी रिफ्लेक्सली होता है. और साथ में एक और एग्जांपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. दिस इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स.
एक वर्ड है। इमेजिन अ सिचुएशन, आप पैदल चल रही हो अपने फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पे एक स्टॉल है। वो किस चीज़ की स्टॉल है? ये इसकी स्टॉल है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस चीज़ की स्टॉल है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं और ये स्टॉल वाला उसको ये सर्व कर रहा है। तो आप इधर से जा रही हो और आपकी नज़रें इसके ऊपर पड़ी तो क्या होगा? ऑब्वियसली वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। जैसे ही पानी पूरी पे नज़र पड़ेगी आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा। वाई? बिकॉज यू लाइक पानी पूरी। ओके, द सेम कंडीशन इज हैपनिंग टू मी राइट नाउ। आई ऑल्सो लाइक पानी पूरी वेरी मच। सो लेट्स गो फॉरवर्ड. What exactly do we mean? A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reaction. ये हम कब करते हैं? ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हम कब करते हैं? ये हम तब करते हैं जब हमारे आसपास में कुछ ऐसी घटना घटती है और उसके रिस्पॉन्स में हमें एक्शन देना होता है, बट वो रिएक्शन जो होता है विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे रिएक्शन होता है। अब हमें ये पता है कि अगर हम बिना सोचे समझे रिएक्शन देंगे तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, बट ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है हमारा ब्रेन। कैसे? लेट्स सी फॉरवर्ड. Yet these are situations where we are responding with some action to changes in our environment. How is control and coordination achieved in such situation? अब ये जो रिएक्शंस हैं वो एक्शंस के रूप में रिस्पॉन्स है जो हमारे इन्वायरमेंट में घटित हो रही है, जो कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऐसे एक्शन के रिएक्शंस को, हमारे बॉडी से जो दिए जाते हैं रिएक्शन, उसको कंट्रोल कैसे करता है और उसको परफॉर्म कैसे करता है। ओके, let us consider this further. Take one of our examples. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. How would we respond to this? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burnt and therefore move our hand. An important question then is, how long will it take us to think all this? आप एक सिचुएशन के बारे में सोचिए। अगर आपको सोच समझ के अपने एक्शन का रिस्पॉन्स देना हो तो क्या होगा? जैसा अभी नॉर्मली आपके बॉडी में होता है उसको आप असाइड रखते और अपने ब्रेन का यूज़ करके अगर आपको रिस्पॉन्स देना हो तो क्या होगा? जैसे ही आपका हाथ किसी बर्न्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, जैसे एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, let us think if this is a object which is flame. Okay, let's say it flame. Okay, अगर ये फ्लेम है या फिर ये कांटेदार पत्ता भी है तो इसके ऊपर अगर हमारा उंगली पड़ता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं हम हमारे यहाँ पे उंगली पे पेन हुआ हल्का सा, उसके बाद ये मैसेज ब्रेन को गया, ब्रेन सोचेगा समझेगा है क्या ये, उसके बाद फिर वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद ये फिर बोलेगा हाथ हटाओ, तब तक में ये पेन दे चुका होगा हमारे उंगली को, ऑब्वियसली बहुत पेन हो चुका होगा, या फिर यहाँ पे अगर फ्लेम होता तो ये बर्न हो चुका होता तब तक। अगर सोच समझ के ये रिएक्शन देना होता
तो ये कंडीशन होता। ठीक है, अब सोचते हैं रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन के कंडीशन में क्या होता है। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। इफ nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. हालांकि थिंकिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को क्या लगता है, टाइम, जो कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि जितना समय के लिए वो फ्लेम के पास हाथ रहेगा उतना देर तक वो बर्न करता रहेगा। इसीलिए ये जो थिंकिंग प्रोसेस है इसको क्या कर दिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में, इस थिंकिंग प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन में स्किप कर दिया जाता है। ऐसा कैसे होता है देखते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्स आर्क के कंडीशन में सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। इफ दिस इज द केस, इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क्स ऑफ intricately arranged neurons. It sits in the forward end of the skull and receives signal from all over the body which it thinks about before responding to them. क्या होता है कि हमारा जो स्कल होता है ना, हमारा जो स्कल होता है, ये मान लो हमारा स्कल है, ठीक है, इसका जो फॉरवर्ड पार्ट है, ये पार्ट ये थिंकिंग प्रोसेस को करता है। ओके, और ये बहुत सारे नर्व्स से कनेक्टेड होता है, बॉडी के बहुत सारे नर्व्स से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस होता है। और अगर कोई भी सिग्नल इसके द्वारा रिसीव किया गया, इन नर्व्स के द्वारा रिसीव किया गया, तो उसके एक्शन में ये रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन रिस्पॉन्ड करने से पहले ये जो फॉरवर्ड ब्रेन होता है वो थिंक करता है। थिंक मीन्स सोचता है। पहले तो सोचता है कि ये कैसा एक्शन है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry these signal back to different part of the body. अगर उस ब्रेन को, फॉरवर्ड ब्रेन को अगर सोच करके इंस्ट्रक्ट करना होगा, तो एक तो पहले एक्शन के अकॉर्डिंगली एक मैसेज आएगा बॉडी में, यानी कि ब्रेन में। उसके बाद ये क्या करेगा, थिंकिंग प्रोसेस करेगा। थिंकिंग प्रोसेस करने के बाद उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वापस मैसेज भेजेगा। तो ये पूरा का पूरा एक लंबा प्रोसेस हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा लंबा प्रोसेस हो गया। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ना। कॉम्प्लेक्स कैसे है देखते हैं। If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned, है ना। चूँकि थिंकिंग प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ब्रेन के लिए, तो ये क्या मांगता है, ये थिंकिंग करने के लिए क्या चाहिए, इसको टाइम चाहिए, है ना। और टाइम हम दे नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा हाथ किस चीज़ के ऊपर अभी पड़ा हुआ है, हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। जैसे ही ये हाथ हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, ये तुरंत हटता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है।
क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अगर ये चीज़ इन्वॉल्व्ड होता इस कंडीशन में, तो क्या हमारा हाथ तुरंत का तुरंत हट चुका होता? जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ता है, तुरंत हट जाता है। अगर तुरंत विदिन अ मिली सेकेंड हाथ हट रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें ये थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड नहीं है, बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पहले तो आप लोग, अभी जैसे नॉर्मल एग्जांपल है, अभी आप लोग क्लास में हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग सोच रहे हो, सोच के उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है ना। लेकिन अभी ये क्लास चलते चलते आपका हाथ गलती से किसी गर्म चीज़ पे पड़ जाए, तो आपका ध्यान पूरी तरह से क्लास के ऊपर है, लेकिन वो हाथ ऑटोमेटिकली आपका हट जाएगा। तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अभी तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ, लेकिन एट द सेम कंडीशन साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे, जिस टाइम पे आप क्लास ले रहे हो, इस टाइम पे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ता है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा। या फिर छोटा सा और एग्जांपल देते हैं, कोई कीड़ा या फिर कोई इंसेक्ट आपके हाथ में या बॉडी के किसी पार्ट में काट लेता है, तो तुरंत आप हाथ वहाँ तक लेके चले जाते हो, है ना। जैसे मच्छर बैठा हुआ है तो तुरंत आपका ऑटोमेटिकली हाथ चला जाता है। तो क्या इसमें ये थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि थिंकिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अब जानते हैं कि ये जो तुरंत रिएक्शन मिलता है, स्टिमुलस रिएक्शन मिलता है बॉडी का, उसके रिस्पॉन्ड में, किसी गर्म ऑब्जेक्ट के या फिर स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में, वो कैसे हमारा बॉडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? रादर देन हैविंग टू थिंक about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simple way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. अब ये तुरंत कैसे होगा? अगर उस थिंकिंग प्रोसेस को हम लोग और थोड़ा सिंपलर कर दें, या फिर ऐसा कहें कि आपके माइंड में पहले से ये बैठा हुआ है, आपके दिमाग में पहले से ये बैठा हुआ है, जब पहली बार आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ा सॉरी, जब पहली बार लाइफ में पहली बार आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ा, तो उस समय हीट का सेंसेशन हुआ और आपका हाथ पहले थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा हटाया गया। लेकिन जब ये एक्सपीरियंस हो चुका आपको कि गर्म चीज़ से तुरंत हाथ हटाना है, तो वो आपके माइंड में नोटेड हो गया, यानी कि वो आपके माइंड में बैठ गया अच्छे से कि गर्म चीज़ से हाथ जलता है। और उसके अगली बार जब कभी भी किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ पड़ता है या फिर ऐसा कोई स्टिमुलस होता है, तो उसके रिस्पॉन्ड में क्विक रिएक्शन दिया जाता है हमारे रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा। ऐसा कैसे होता है? वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व? एक और चीज़ है, ये हमारा बॉडी है, मान लो, है ना। तो हमें पता है कि यहाँ बीचों बीच एक बंच ऑफ नर्व्स जाती है ना। यहाँ पे इनपुट नर्व्स भी कनेक्ट होती हैं और आउटपुट नर्व्स भी कनेक्ट होती है, यानी कि ब्रेन तक जाने वाले नर्व्स भी कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, और ब्रेन से वापस आने वाले नर्व्स भी कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, है ना। इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, है ना, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बीच में जो होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 31 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब ये क्रेनियल नर्व्स क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और इधर हमारा हाथ है और इधर हमारा पैर है, ठीक है। तो इसमें टोटल ऑफ 31 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आए। 31 पेयर बोलने का मतलब कितना हो गया? टोटल 62। तो हमारा बॉडी जो है वो कम्प्लीटली क्या है? सिमेट्रिकल है, यानी कि जैसा इस साइड
वैसा ही इस साइड होता है ना। तो एक पैर आया, एक दोनों हाथ के लिए, एक पैर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हमारे बॉडी के लेफ्ट एंड राइट पार्ट के लिए टोटल 31 पेयर ऑफ नर्व्स ऐसे रन करते हैं हमारे बॉडी में। किस चीज़ से? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। अब इसमें इनपुट नर्व भी है और आउटपुट नर्व भी है, जो कि टोटली किससे कनेक्टेड होते हैं? हमारे ब्रेन से, है ना। तो यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है ना, ये जो पार्ट है हमारा बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड पे एक जंक्शन बन रहा है जहाँ पे कि इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस जगह को हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमें रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत होती है, तो हम लोग कैसे यूज़ करते देखते हैं। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क connections be made between the input nerve and the output nerve? The best place, of course, would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. क्या बोला यहाँ पे? देखिए, जैसा मैंने कि बताया, हमारे पूरे बॉडी के जो नर्व्स हैं वो बंडल्स में स्पाइनल कॉर्ड पे मीट करते हैं, मिलते हैं ब्रेन तक जाने से पहले। तो हम लोग इस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? जंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग ब्रेन तक जो मैसेज जाता है उसको स्किप करने के लिए। इससे क्या होगा? जो टाइम पहले ज़्यादा लग रहा था थिंकिंग प्रोसेस के साथ ब्रेन तक जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए, उसको अब शॉर्ट लगेगा, क्योंकि इतना टाइम स्किप हो गया, है ना। इतना स्किप हो जाने से जो टाइम है वो कम लग रहा है। अब क्या होता है देखते हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड itself, although the information input also goes on to reach the brain. तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो भले ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ही हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किस चीज़ से कनेक्टेड है? कम्प्लीटली हमारे ब्रेन से, और उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग एज ए जंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एज अ जंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ऑर्डर है वो कौन दे रहा है? ब्रेन ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहले से जो मैसेज फीडेड है कि गर्म पानी में हाथ रखने से जलेगा, कांटेदार पत्ते पे हाथ रखने से चुभेगा, और ऐसे जो एक्सपीरियंस हमारे बॉडी में पहले से हो चुके हैं, उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने का जो ऑर्डर है वो ब्रेन ही देता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक का जो प्रोसेस है वो स्किप होने के कारण थोड़ा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है, जिससे हमारा हाथ बर्न होने से बच जाता है ना। Of course, reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So, it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought प्रोसेस। अब ऐसा बहुत सारे एनिमल्स के साथ भी होता है जिसका रिफ्लेक्स आर्क तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें कि हमारे जैसे ब्रेन नहीं होते हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में सोच सकते हैं। आप लोग वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हो, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग अपने ब्रेन को उस तरह से इवॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका ब्रेन अभी भी इतने अच्छे तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है, फिर भी उनके बॉडी में रिफ्लेक्स
आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। गॉट इट? However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick response. तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो क्विक रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही एफिशिएंट होता है। दैट्स इट। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आपको मैं इस फिगर के थ्रू अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, अब तक तो हम लोगों ने थियोरेटिकली समझ लिया कि प्रोसेस होता क्या है। अब हम लोग एक बार इसको फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, दिस इज़ अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया। जैसे ही टच किया वैसे ही, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स ने क्या किया, इस हीट या फिर पेन को रिसीव किया। इसको पता चला कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है जिससे कि हमारे बॉडी को हार्म हो सकता है। इस कंडीशन में अब ध्यान से एरो को देखना, ध्यान से। अब यहाँ से क्या होता है कि ये इधर से ऐसे लेके जाता है इम्पल्सेस। जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जैसे ही कोई रिसेप्टर रिसीव करता है वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के कारण वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। अब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। और ये यहाँ पे जो हम लोगों का पेयर ऑफ नर्व्स होता है, क्रेनियल नर्व्स, वो डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? ब्रेन तक जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहाँ से पहले तो ये मैसेज यहाँ तक गया, जाने के बाद यहाँ से ब्रेन को फॉरवर्ड हुआ, ब्रेन को इन्फो मिल गया। हालांकि ब्रेन को पहले से पता है कि इसको इसके हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ब्रेन ने तुरंत बोला कि हाथ हटाओ, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आए, उस जैसे ही आता है वैसे ये इन्फॉर्मेशन इधर से हमारे मसल्स तक पहुँचता है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे वापस रिसेप्टर तक क्यों नहीं पहुँचता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिसेप्टर तक अगर पहुँचेगा तो ऊपर के जो कुछ सेल्स हैं वही मूव करेंगे, लेकिन हमें क्या हटाना है? हमें पूरा का पूरा हाथ यहाँ से हटाना है। इसीलिए हमारे मसल्स तक ये मैसेज पहुँचता है कि वहाँ से हाथ हटा लिया जाए। अगर आप हाथ नहीं हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा जल जाएगा आपका, है ना? तो इस कंडीशन में यहाँ से ये मैसेज कहाँ तक पहुँचाया जाता है? हमारे मसल्स तक, यानी कि इफ़ेक्टर तक, जो कि इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि हमारे हाथ को हटाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके ऐसे एक आर्क बना रहा है ना, ऐसे आर्क बन रहा है ना जहाँ पे ये रिसेप्टर है और यहाँ पे ये इफ़ेक्टर है, बीच में हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ से ब्रेन तक मैसेज जाता है, इन्फॉर्मेशन जाता है। तो ये जो एक आर्क बन रहा है, इसी आर्क को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आ रहा है ना? सॉरी। तो ये जो आर्क बनता है, जहाँ पे यहाँ पे रिसेप्टर होता है और यहाँ पे इफ़ेक्टर होता है और बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड होता है और मैसेज कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक। तो इसी आर्क का नाम है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। पहले तो रिसेप्टर से यहाँ तक आया और यहाँ से वापस इफ़ेक्टर तक गया, तो ये एक पूरा का पूरा आर्क बना और इसी आर्क का नाम है हमारा रिफ्लेक्स आर्क।
और इसके कंडीशन में जो एक्शन लिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इज इट क्लियर? देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर से मैसेज आया, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से मैसेज ब्रेन तक, फिर यहाँ से जैसे ही वापस आया इन्फॉर्मेशन, ये वापस कहाँ, हमारे इफेक्टर मसल तक। तो ये पूरा का पूरा एक आर्क बन रहा है ना, ये आर्क, बस इसी आर्क को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। आज का आप लोगों का काम क्या है? आज का आप लोगों का काम ये है कि ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, यानी कि शुरू से। अगर समझ में नहीं आता है, लाइन बाय लाइन पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती हो तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछिए, उसका मैं आंसर ज़रूर करूँगा। समझ में आया? तो इसको अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेना है एक बार थॉरोली। पढ़ने के बाद समझने का कोशिश करना है यहाँ तक। ये आपका होमवर्क है। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसमें आपको हर एक सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा। कोई भी रेफरेंस बुक उठा के ले लीजिए, उस रेफरेंस बुक से लाख गुना बेहतर, 1000 गुना बेहतर हमारी एनसीईआरटी की किताबें होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी स्टूडेंट अगर यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी पब्लिक सर्विस की प्रिपरेशन करता है तो उनको सजेस्ट किया जाता है अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कि सबसे पहले आप क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ के आइए। क्यों ऐसा? इसलिए होता है ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है वो आपका एनसीईआरटी ही देता है। एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया बुक होती है। इसका यूज़ अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो मुझे लगता है आगे के लिए, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, आगे के लिए, आगे की लाइफ के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग फील्ड में जाएंगे। तो आगे आने वाले समय के लिए भी एनसीईआरटी की किताबें बहुत ही यूज़फुल है। तो एनसीईआरटी को जिसने पकड़ लिया उसका लाइफ सेट है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा, और अगर मेरे वीडियोस में कहीं आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए भी डिस्कस करें, सजेशंस दें। मैं उसको ज़रूर फुलफ़िल करने की, ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। Thank you very much. Please like my video and please do subscribe and share with your all friends जिसकी आप केयर करते हैं। क्योंकि आप जिसकी केयर करते हैं, आप ज़रूर सोचेंगे कि उनको थोड़ा सा एनसीईआरटी का ज्ञान हो, और एनसीईआरटी का ज्ञान जिसको चाहिए उनको मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।